हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल वर्ड्स। आई एम अनुशिका और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 विच डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और आप सोच रहे हो कि पहला चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। जो पहला चैप्टर है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, ये चैप्टर यूजुअली CBSE बोर्ड से हटवा दिया जाता है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो उस चैप्टर को। ऐसा कुछ है नहीं उसमें, बट यूजुअली वो सिलेबस से रिलेटेड पोर्शन रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। देखो ओवरव्यू ले लो इस बुक में या फिर इस चैप्टर में है क्या, सॉरी नॉट अ बुक बट इस चैप्टर में है क्या। बेसिकली पहले तो डेमोग्राफी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। डेमोग्राफी क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, फॉर्मल डेमोग्राफी, इनफॉर्मल डेमोग्राफी में बेसिकली डिफरेंस देखा गया है। फिर हम लोग 2 थ्योरी पढ़ते हैं डेमोग्राफी की, जो कि है मल्थ्यूजियन थ्योरी, दूसरा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, देखते हैं हम लोग अभी आगे। ये सारी थ्योरीज हैं। फिर देखो इसमें कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं और इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और सर्चन रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो 2 मार्कर्स के लिए और 1 मार्कर्स के लिए ये वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज वगैरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में भी। देन हम लोग साइज एंड ग्रोथ पढ़ेंगे। ओके, सो इससे ये जो क्वेश्चन आता है आपका एज अ केस स्टडी के लिए क्वेश्चन आते हैं इससे। ये जो बॉक्स है, हाँ एक चीज़ याद रखना कि जो क्लास 12th में जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बॉक्सेस से भी MCQ से एक 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, हर साल आते हैं। तो कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाए हमें आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली बात है PYQs भी हम लोग कवर करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे स्टेट्स का दे रखा है, रीजनल पॉपुलेशन। देन हम लोग इंडिया में एज स्ट्रक्चर कैसे है वो पढ़ेंगे, ये सब यही है। स्टेट कंपैरिजन किया है। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरे हिसाब से, जिसका डिस्कशन इस लाइन में भी कहीं ना कहीं होगा या मे बी इसके पहले हुआ होगा, आई डोंट नो, बट यस। देन द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, 6 मार्क्स से क्वेश्चन और 4 मार्क्स से क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। 101% जब मैं एग्ज़ाम दिया था मैंने, तब भी क्वेश्चन आए थे, मेरी प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आए थे। और इवन क्लास 12th में जब मैंने हाफ ईयरली दिया था, मैंने प्री बोर्ड दिया, मैंने बोर्ड्स दिया, तीनों में सेम क्वेश्चंस आए थे। तो ये तो कंपलसरी, इसको याद करना ही करना है। देन लिटरेसी रेट के ऊपर है, इतना ज़रूरी नहीं है, बट येस जो डेटा है उसमें का आपको वो याद रखना है फॉर MCQ। रूरल अर्बन डिफरेंस मैंने पहले कवर किया है, बट वो एक मैंने NCERT के पर्पस तो कवर किया है, बट वो थोड़ा सा एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए कवर किया था, नॉट एज अ पर्पस की क्लास 12th में कवर हो। यस, इसमें हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। देन पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया कैसे लागू हुई, ये इससे और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको भी पढ़ना है पूरा। देन ये हमारा आखिरी पोर्शन है, देन हमारा स्टार्ट। ओके, सो अब हम अपना मेन स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया हमने क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना अब किसी टाइम को वेस्ट किया, बिना टाइम कंज्यूम किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि डेमोग्राफी होती क्या है। देखो डेमोग्राफी का ये मतलब होता है, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो बेसिकली जो डेमोग्राफी जो वर्ड है वो आया है ग्रीक ओरिजिन से, जो कि 2 वर्ड से मिलके बना है, डेमोस और ग्राफिन, यानी कि पीपल और डिस्क्राइब, विच मीन्स पीपल और डिस्क्राइब, यानी कि लोगों का डिस्क्रिप्शन, पीपल का डिस्क्रिप्शन। डेमोग्राफी सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये बोलें कि हाँ पॉपुलेशन की स्टडी कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करता है, ये इसके ट्रेंड्स, इसके प्रोसेस, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, इवन हर चीज़ की स्टडी करता है कि कौन कितना पैदा हुआ, जिसको हम लोग सेक्स रेशियो नहीं बोलते हैं, है ना, डेथ रेशियो, जिसको हम लोग सब पढ़ते हैं, कौन कितना माइग्रेट कर रहा है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन की कितना स्ट्रक्चर है, यानी कि कौन कितने एज के लोग हैं, या कौन से सेक्स के लोग हैं, यानी कौन कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, हम लोग ये सब पढ़ते हैं।
So there are different varieties of demography, including formal demography, which is qualitative field, and social demography, which focus on social, economic और political aspect of population. अब देखो, अब ये जो लाइन है इसको हम लोग पूरी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग फॉर्मल डेमोग्राफी कह रहे हैं, दूसरा हम लोग कह रहे हैं सोशल डेमोग्राफी. तो देखो, फॉर्मल डेमोग्राफी तो हम लोग समझ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मल डेमोग्राफी एक कौन सी फील्ड है, एक क्वांटिटिव फील्ड है ना, जहाँ पे सिर्फ हम लोग जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन को, वो एक न्यूमेरिकल वे में स्टडी करते हैं, नंबर्स देखते हैं कि कौन कितने लोग मर रहे हैं, कौन कितने लोग जिंदा हैं, बस ये देखते हैं. इसका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो मेजरमेंट होता है कि कंपोनेंट्स देखना, पॉपुलेशन चेंज में कितने चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको देखना. बट सोशल डेमोग्राफी में एक उल्टा है. सोशल डेमोग्राफी को हम लोग इनफॉर्मल डेमोग्राफी भी बोलते हैं. कौन सी डेमोग्राफी बोलते हैं? इनफॉर्मल डेमोग्राफी. तो सोशल डेमोग्राफी को हम लोग इनफॉर्मल डेमोग्राफी बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से एक क्वालिटेटिव फील्ड है. क्वालिटेटिव फील्ड का होने का ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी भी बिलीव करते हैं, यानी कि जो सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, एक्सपेक्ट है पॉपुलेशन के, उसको पढ़ता है. और ये इंक्वायर करता है वाइडर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हमने देखो फॉर्मल डेमोग्राफी में हमने देखा कि पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है वो कौन देखता है? वो देखता है सोशल डेमोग्राफी. तो कहीं ना कहीं वो सोशियोलॉजी से क्यों रिलेटेड है हम ये भी देखेंगे अभी. देखो, डेमोग्राफी एक सोशियोलॉजी से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि जब सोशियोलॉजी का जो एमर्जेंस हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसमें डेमोग्राफी का बहुत ज़्यादा हेल्प था. देखो, दो प्रोसेस बता रहे हैं. सोशियोलॉजी का एमर्जेंस कैसे हुआ हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे. एक एनलाइटमेंट एरा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ठीक है, इससे हुआ था. तो इन्हीं को दिमाग में रख के चलते हैं. थोड़ा चीज़ें रिकॉल करो कि 11th में हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 1 पे. तो देखो, यूरोप में दो चीज़ हुई थी लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद. एक पहला तो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुए थे, जिसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स में चेंजेस आए थे. नाउ द मॉडर्न स्टेट क्या हुआ, अपने रोल और फंक्शन बढ़ाने लगा, मतलब कि ये एक एक्टिव इंटरेस्ट लेने लगा पब्लिक हेल्थ में, पॉलिसिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, ठीक है. मतलब कि इसने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना स्टार्ट करी. मॉडर्न गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो अपनी पॉलिसी चेंज करिए. कोई भी सरकार है, सिंपल समझो, कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, हम इसको गवर्नमेंट मान लेते हैं, तो अपने लोगों की जिम्मेदारी ये खुद होगी ना. तो उसी तरीके से मतलब कि जो भी, अब देखो, हमें समझना होगा, हमारी पॉपुलेशन को समझना होगा. हम जब तक पॉपुलेशन को अपनी समझेंगे नहीं तो सरकार, गवर्नमेंट कैसे नई नई पॉलिसीज़ लाएगी. तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें स्टैटिस्टिक्स निकालना ज़रूरी हुआ, हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना ज़रूरी हुआ. उसके बाद ही हम जाके समझ पाएंगे कि हाँ, इतनी पॉपुलेशन है तो हमें इस टाइप का मैनेजमेंट, इस टाइप की मैनेजमेंट हमें रखनी है अपने उसमें. तो ये होता है. अब नाउ द न्यू एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग स्फेयर ऑफ स्टेट activity required the systematic and regular collection of social statistics or quantitative data on various aspects of population and economy. वही मैंने कहा, the practice of the collection of social statistics in itself बहुत पुरानी है ना. अमेरिका में 1790 में स्टार्ट हुई थी, पहला सेंसस हुआ था. फिर 1800 में यूरोप में स्टार्ट हुआ था. फिर इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कराई थी 1867 से 72 के बीच में. अब देखो, जो मैं बात बता रही हूँ उसको याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, वो काफ़ी कनेक्टेड है, मतलब काफ़ी ज़रूरी है उस चीज़ के जानना. सिंपल सी बात है. देखो, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी 1867 से 72 के बीच में. 72 में कंप्लीट हुआ था, यानी पहला सेंसस हमारा ये हुआ था. 1881 में कंप्लीट हुआ था. रीज़न क्या था? यहाँ पे इंडिया में कितनी कास्ट हैं, कितनी सब कास्ट हैं, इनको मेजरमेंट करना था. इसको हम लोग बोले कास्ट की स्केड्यूलिंग की थी इन लोगों ने. उसके हिसाब से लोग इंडिया को बांटा था इन्होंने. एक तरीका था जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोल सकते हैं. तो वो तो ठीक है, अलग बात हो गई, बट ये था. अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कब स्टार्ट किया? 1951 में. अब यहीं से आता है 1 मार्कर क्वेश्चन आपका. 1 मार्कर क्वेश्चन आई मीन कि
आपके MCQ, एक ये अमेरिका में कब 1790 में स्टार्ट हुआ था, यूरोप में 1800s में, इंडिया इंडिपेंडेंस में कब स्टार्ट हुआ था 1881 में, सॉरी 1951 में, और जो सेंसस हैं वो 1881 तक हुए थे और हर 10 साल में होते हैं। अब जो मोस्ट रिसेंट हुआ है 2001 में आया है। अब मेरी एक्चुअली NCERT पुरानी है तो वो बीच में चेंजेस हो गए हूँ। नाउ द इंडियन सेंसस इन द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन वर्ल्ड। अब देखो इंडिया सेंसस सबसे ज़्यादा बड़ी हम लोग सेंसस कराते हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है ना। डेमोग्राफिक डाटा, अब देखो डेमोग्राफिक डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेमोग्राफिक डाटा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने बताया क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्टेट पॉलिसी निकालना है। गवर्नमेंट को मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट को काफ़ी सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स निकालने होते हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ निकालनी होती है, तो उनको अपने पॉपुलेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। अब इसी रीज़न से कहीं ना कहीं जो आपकी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी वो भी यही क्या करवाई थी कि हमें अब इस कंट्री को जानना है, हमें रूल करना है इस कंट्री पे, तो हमें उस देश के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे उन्होंने कास्ट की स्केड्यूलिंग करी जिससे कास्ट हम और रिजिड हो गया। तो ये कास्ट वाली चीज़ें अलग है, हम इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हाँ इसको माइंड में लेके चलो कि इन्होंने ये स्केड्यूलिंग की थी जिससे इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, सोशली कल्चरली बहुत तरीके से इफेक्ट पड़ा है और आज भी पड़ रहा है ना। अब देखते हैं आगे। स्पेशली दोज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें ज़रूरी है। बट when they first emerged, social statistics are provide a strong justification for new discipline of sociology। और इसी तरीके से दिखाता है कि हमें अपने, देखो हम लोग सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, समाज को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए डेमोग्राफी की ज़रूरत हुई और डेमोग्राफी की वजह से ही कहीं ना कहीं वो सोशियोलॉजी का भी इमरजेंस तरीका है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कनेक्ट किया है, दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि देखो क्यों नीड है और क्यों नीड है डेमोग्राफी की, कि देखो तो सोशल एक्टिविटी है या इंडिविजुअल की एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है हमारी पॉपुलेशन से, या हमारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है हमारी इंडिविजुअल की लाइफ। तो एमाइल दुर्खाइम की बहुत ही फेमस स्टडी है सुसाइड को लेके, तो जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करते हैं, देखो हाँ कैसे इसको इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे एक इंसान सुसाइड कर रहा है तो वो एक डेथ रेट पे आएगा, मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें इनकाउंट होगा, तो तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स में चेंजेस होंगे, पॉपुलेशन के, डेमोग्राफी चेंज होगी तुम्हारी, ऑब्वियसली बातें चेंज होगी, हाँ चेंज हो रही है। तो अगर कोई इंसान की डेथ हो रही है, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा था, सोशल डेमोग्राफी, जिसको हम लोग इनफॉर्मल डेमोग्राफी बोलते हैं, जो देखता है उसके पीछे का रीज़न। तो ये उसी का एक पार्ट है जहाँ पे एमाइल दुर्खाइम ने जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट एवरीथिंग यू हैव स्टडीड टिल डेट, है ना, कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या क्या हुआ है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। एक एमाइल दुर्खाइम की फेमस स्टडी है सुसाइड के ऊपर, जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं क्यों एक पर्सन सुसाइड करता है, क्या उसके पीछे उन्होंने कहा कि कोई इंडिविजुअल का पर्सनल रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक सोशल रीज़न होता है, तो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। तो हम लोगों ने ये देखो डिफरेंस, हम लोग इसको समझते हैं, इसमें पूरे पैराग्राफ में जो आपका दे रखा है वो डिफरेंस के बारे में दे रखा है। देखो हमने पहले ही देख लिया है कि फॉर्मल डेमोग्राफी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो लाइक इस तरीके से, जस्ट एक लाइन खींचो, यहाँ लिखो फॉर्मल डेमोग्राफी या इनफॉर्मल डेमोग्राफी, तो यहाँ इसको बोल दो ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल डेमोग्राफी, इस पर एक ब्लैंक छोड़ दो। दूसरे पे लिख दो डेट फॉर्मल डेमोग्राफी जो मेन कंसर्न होता है वो मेजरमेंट होता है, पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ना होता है, जो कि लाइन मेंशन की गई है उसको लिख दो। यहाँ पे लिख दो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, ये इसके पीछे का रीज़न जानता है ना, इसके पीछे रीज़न जान रहा है। तो ये पूरा ये इस वाले पेज से दूसरा, एक मिनट, ये इस वाले लाइन से थोड़ा देख के पढ़ लेना। तो सारा अब बस सब चीज़ें रिकॉल करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। लास्ट वाली लाइन मैंने समझा दी है, सोशल डेमोग्राफर्स वाली। सोशल डेमोग्राफर मतलब कि ऐसे सोशियोलॉजिस्ट जो इसके पीछे रीज़न जान रहे हैं, जिसमें हम लोग एमाइल दुर्खाइम की भी बात कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब देखो लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल तो है नहीं, बट येस मैं हर एक लाइन को अच्छे से डिक्टेट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी
देखो हम यहाँ पे दो थ्योरी पढ़ेंगे, एक मल्थ्यूजन थ्योरी है और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। मल्थ्यूजन थ्योरी जो है एक फेमस डेमोग्राफर है या फिर इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं, जिनका नाम है थॉमस रॉबर्ट मल्थस, यहाँ नाम लिखा हुआ है। और ये सब नाम याद कर लेना क्योंकि ये सब क्वेश्चंस MCQ में भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मोर और मोर 2 मार्क्स में पूछ सकता है, बट मोस्टली 4 और 6 मार्क्स के लिए आता है। अगर 6 मार्क्स के लिए आ रहा है तो यू हैव टू डिफाइन मोर एंड मोर, जहाँ पे आपको डेमोग्राफी के बारे में पहले एक्सप्लेन करना है और सब कुछ एक्सप्लेन करना है। इफ़ सिर्फ 4 मार्क्स में आ रहा है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो, 2 मार्क्स में आ रहा है तो बहुत शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। अब देखो थॉमस रॉबर्ट मल्थस की बात करते हैं। इन्होंने अपनी एक जो कि एक थ्योरी थी और अपने एसे ऑन पॉपुलेशन पे इन्होंने लिखा था कि एक बहुत ही पेसिमिस्टिक थी। इन्होंने बोला बहुत ही पेसिमिस्टिक मतलब विच इज़ वेरी होपलेस एंड विच इज़ वेरी नेगेटिव। यहाँ पे लिखा है पेसिमिस्टिक, ये वाली लाइन पे, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव और होपलेस। तो इन्होंने ये आर्ग्यू करते हैं डैट ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो, मतलब ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन सब्सिस्टेंस से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो रहा है, यानी कि जितना खाने पीने का रिसोर्स नहीं है उससे ज़्यादा ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जो इंसान है, जो ह्यूमैनिटी है, वो हमेशा पॉवर्टी में रहेगा बिकॉज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी ओवरटेकन बाय पॉपुलेशन। इसका मतलब ये कि जो भी आपका पॉपुलेशन है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम रहेगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम रहेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, तो इंसान हमेशा गरीब ही रहने वाला है। कि तुम कितना ही प्रोड्यूस कर लो, इंसान तो ज़्यादा ही हो रहे हैं ना। तो इन्होंने ये कहा है, इन्होंने पॉपुलेशन को कंपेयर किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, यानी कि जो कुछ इस तरीके से बढ़ता है 2 4, मतलब कि सबको डबल करते जाओ, 16 को डबल करो, 32 को डबल करो। इस तरह से इन्होंने बोला है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है और वहीं जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से सभी 2 और 2 ऐड करते जाओ, 4, ठीक है, 6 8 12 10 12 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि हमें से कभी भी जो प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस है वो कभी भी आउटस्ट्रिप नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इंसान हमेशा नीचे रहेगा। तो इन्होंने साथ में साथ सॉल्यूशन भी दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने 2 चेक दिए, एक प्रिवेंटिव चेक और एक पॉजिटिव चेक टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, है ना। अब जब कोई भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, अगर वो कोई इशू बता रहे हैं तो साथ ही साथ में तुम्हारे उसके पीछे रीजंस देंगे, उसके पीछे बहुत सारे तर्क देते हैं। तो इन्होंने सॉल्यूशन दिया इस चीज़ का, लेट मी चेक। देखो सॉल्यूशन क्या दिया, दैट इट इज़, देखो सॉल्यूशन ये दिया कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इन्होंने 2 तरीका बताया, एक प्रिवेंटिव चेक, पॉजिटिव चेक। तो इन्होंने बोला प्रिवेंटिव चेक किसके हाथ में है, ह्यूमन के हैंड्स में है ना। जैसे कि प्रिवेंटिव चेक है ना, जैसे कि ह्यूमन के हाथ, जैसे कि सेलिबेसी कर ली, यानी कि सेलिबेसी का मतलब होता है जो इंसान कभी शादी ना करे, कभी किसी के इंटरकोर्स में ना आए किसी के साथ, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर ले, शादियाँ ना करे, ठीक है, या कोई भी इंटरकोर्स ना करे, ये है। अब इन्होंने पॉजिटिव चेक बताया। इन्होंने कहा पॉजिटिव चेक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के हाथ में है और जो कि इनविटेबल है, यानी कि ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जैसे कोई बीमारी आ गई, कोई फेमाइन हो गया, कोई डिजीज़ हो गई, इससे पॉपुलेशन को स्वाइप आउट हो जाएगा और नेचुरल वे में पॉपुलेशन कम हो जाएगी और इंसान थोड़ी सी वो बढ़ेगा। लेकिन वेट, हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ देखा है ज़रूर कि हर चीज़ का क्रिटिसिज्म है। 11th में हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे थ्योरीज का क्रिटिसिज्म है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, उसी तरीके से इनकी थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म निकल के आया। देखो काफ़ी समय तक ये इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है, इनकी बातें कहीं ना कहीं सही भी थी। क्या हुआ, अब अचानक से अब 19वीं सेंचुरी में जो प्रोडक्शन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों बढ़ गया और इन्होंने ये भी कहा बर्थ रेट डिक्लाइन हो गए, है ना, एपिडेमिक वगैरह सब कंट्रोल हो गया। उस टाइम पे फेमाइन वगैरह चीज़ें चल रही थी, अगर आप हिस्ट्री उस टाइम की पढ़ के देखो तो। अब मल्थस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लिबरल और मार्क्सिस्ट। ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी एंड स्टारवेशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है और जो अनजस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है और एक अनजस्ट सोशल सिस्टम हो रहा है जिसकी वजह से माइनॉरिटी हमेशा
लग्जरी महंगाई वजह की मेजॉरिटी को गरीबी में जीना पड़ रहा है, वो फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी। तो ये रीज़न है। आई होप सब समझ में आया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप NCERTs को 2 से 3 बार रीड कर रहे हो तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं 1-2 वीडियो और फॉर श्योर मैं बनाऊँगी। कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन होगा मैं फॉर श्योर मैं उससे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पे इनके बारे में पढ़ दिया हुआ है, बट इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। नाउ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, पहले तो ये थ्योरी किसने दी है? वॉरेन थॉमसन ने। इनकी राइटिंग, इनकी स्पेलिंग देखो, लिख लेते हैं, WARREN, वॉरेन थॉमसन। तो वॉरेन थॉमसन क्या बोलते हैं, इन्होंने ईयर 1922 में, तो ये मे बी सर NCERT में ना दिया हो, बट यू हैव टू नोट डाउन इट, WARREN, वॉरेन थॉमसन, THOMPUSON, या फिर आप गूगल सर्च कर लेना इसके बारे में थोड़ा सा। इन्होंने दिया था, ये बोलते हैं, इन्होंने ये सजेस्ट किया है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो लिंक्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो इन्होंने 3 बेसिक पॉपुलेशन ग्रोथ की एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो में डाल दूँगी, है ना, मैं समझा भी दे रही हूँ उसमें, ठीक है। अब इन्होंने थ्री फेसेस एक्सप्लेन किया है कि कोई भी कंट्री है 3 फेस में होकर जाती है, जो कि इकॉनमी से ये रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि किसी भी कंट्री का क्या स्थिति होने वाली है, ठीक है। इंडिया भी उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो देखो समझते हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक ब्लॉक्स बनाओ, यहाँ पे लिखो बर्थ रेट, यहाँ लिखो डेथ रेट, ठीक है। रुको, पिक्चर यहाँ पे एक पेस्ट कर दूँगी, जो मैंने नोट्स बनाया उसमें से एक मैं कर दूँगी। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक बना लो। अब देखो, अगर आप एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हो, क्योंकि मैंने ऐसे ही दिया था, तो आपके मार्क्स जो मिलने के चांसेस हैं, अगर आपके 6 मार्क्स के आप कितना लिखोगे, उसमें 4 मार्क्स के आंसर लिख लोगे, तो आप 6 मार्क्स का आप कैसे मिलेगा? तो कुछ डायग्राम ही होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे मिलते हैं। और सोशियोलॉजी में एग्जाम्पल देना बहुत ही वो है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दो, नहीं आता है आपको पता है कि ये क्या है, बस एग्जाम्पल लो और समझाते जाओ उसको, जितना लंबा खींच सकते हो खींच डालो। आई एम 101% श्योर कि ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं होगा जो उसमें मार्क्स ना दे, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे 91 आए थे सोशियोलॉजी में, और मैंने 1-2 क्वेश्चन में ये किया था, मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे सोशियोलॉजी में इतने हाईएस्ट जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। ओके, हाँ, हम यहाँ पे 2 ब्लॉक बनाएंगे, सॉरी ब्लॉक बहुत लंबा हो गया है, उस तरह के 3-4 कॉलम बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बर्थ रेट और यहाँ पे लिखेंगे डेथ रेट। हम लोग 3 फेस यहाँ दिखाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। इन्होंने ये बोला है कि पहले फेस में क्या होगा, जो कंट्री है वो रहेगी अंडर डेवलप्ड, यानी कि कंट्री एकदम अंडर डेवलप्ड रहेगी, जो एकदम एग्रीरियन फेस जो होगा वो होगा। तो इसमें बोलते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट पूरा ही हाई जाता है। सॉरी, एक कॉलम और बना लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों हाई रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करते हैं, नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की, तो बहुत कम हो जाती है। दूसरा बर्थ रेट, अब देखो जब दूसरे फेज में हम लोग आएंगे तो कंट्री क्या है, थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड कर रही है, सेकेंड फेज में आ रही है, यानी कि अंडर डेवलप कंट्री हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोगों के पास, लोग लिटरेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, सैनिटेशन, हाउसिंग सिस्टम, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बट डेथ रेट बहुत कम, वो कंट्रोल में आएगी, क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स हैं। हम लोग जो डेथ हो रही थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सब बहुत कंट्रोल में हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है और लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग के पास बेटर सैनिटेशन है, हाउसिंग है, सब कुछ अच्छा है। तो डेथ रेट बहुत कम हो रही है, जिससे जो ग्रोथ रेट हो रही है ओवरऑल पॉपुलेशन की, इकोनॉमी की, किसी चीज़ की बात करो, वो बहुत ही हाई जा रही है ना, क्योंकि डेथ हो ही नहीं रही है और लोग बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो ग्रोथ रेट होगी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अब तीसरा फेस आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हो गई, जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसी कंट्री के बारे में, चाइना हो गया, ठीक है।
इस अमेरिका हो गया जैसे कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पे हमें नेगेटिव डेथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसा लेस और हाई की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे जब ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, है ना। इसमें आप पॉजिटिव, ये हम लोग की टर्म्स यूज़ करेंगे तभी हम लोग को मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम लोग अब तीसरे फेज में क्या हो, कंट्री बहुत डेवलप हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बर्थ रेट है वो बहुत ही लो जाएगा, क्योंकि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, लोग अपना सेंस यूज़ कर रहे हैं कि वो लोग कैसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर पॉपुलेशन कैसे बचा सकते हैं। लोगों के पास सेंस आ रही, लोगों के पास एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन की समझ आ रही कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और इस टाइम पे डेथ रेट क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो इस टाइम पे हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ रेट बहुत ही लो हो जाएगी, और धीमे देखो एक कोई भी कंट्री है वो कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। कोई भी कंट्री का जो बर्थ रेट है वो ऐसे ऐसे बढ़ के ऐसे ऐसे जाता है। इंडिया का भी कुछ ऐसे ही फेस चल रहा है, इंडिया का बर्थ रेट कम हो रहा है। लोग देखेंगे अरे इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट अगर आप बर्थ रेट की बात करो तो वो कम हो रहा है हमारे भारत में। अब हम लोग इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं दैट so there are three basic phases of population growth. The first stage is that of low population growth in a society that is underdeveloped and technologically backward रहेगा, जहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ये बहुत ही कम रहेगा, बिकॉज जो डेथ रेट और बर्थ रेट है, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि कंट्री क्या है, बहुत ही इलिटरेट है, लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ग्रोथ रेट भी कम रहने वाला है। अब सेकंड में क्या होता है, देखो अब हम उसकी जो बीच का फेज़ है उसको हम लोग कुछ कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब कि देखो सेकंड वाले फेज़ में ऐसा हुआ कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई चली गई, क्योंकि हम लोगों ने बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल तो नहीं किया, क्योंकि कोई भी कंट्री है उसको बर्थ रेट एक टाइम पर बहुत ही हाई रहेगा ही रहेगा, और जो डेथ रेट है कंट्रोल हुआ, क्यों, क्योंकि लोग पढ़े लिखे थे। तो एकदम अचानक से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ रहा है, जो सेकंड वाला स्टेज है वहाँ पे क्या आ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। थर्ड और लास्ट स्टेज जो है, जहाँ पे डेवलप सोसाइटी होती है, जहाँ पे बोथ डेथ रेट और बर्थ रेट कम हो जाता है, और जो दोनों का डिफरेंस होता है बहुत छोटा होता है, और जो ये ट्रांजिशन फेस है इसमें बीच में हमें बहुत ही हाई रेट देखने को मिलता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको ही हम लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम हो रहा है, बाय द एडवांस मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन हो रहा है। अब देखो सिंपल समझो, कोई भी सोसाइटी है उसको अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में टाइम लगता है, वैसे ही अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने में टाइम लगता है। कोई भी नई जगह पे आने पे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ द काइंड ऑफ ट्रांजिशन, जो हम लोग ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज ऊपर ही गया था फेज़ आपका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, वो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ड्यूरिंग लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। अब जो ये वाली लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, ये इसको ऐड करना है फॉर एग्जांपल के लिए कि हाँ हम लोगों ने इस चीज़ को रियल में देखा है, और मोर और लेस हर कंट्री ये चीज़ें देखती है, मतलब कि वो फेस करती है। इंडिया में भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी हुआ नहीं है, बट अभी काफ़ी हद तक बर्थ रेट एक्सटेंट काफ़ी कम हो गया है, डेथ रेट भी बहुत कम आ रहा है, तो एक टाइम पे हम लोग भी शायद नेगेटिव ग्रोथ रेट पे चले जाएंगे। ओके, अब हम लोग कवर करेंगे कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स। जैसा मैंने पहले बोला था कि ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट कवर करता है, लाइक 1 मार्कर के लिए, आपके 2 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से डेमोग्राफी को पढ़ते हैं। सो मोस्ट डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट आर एक्सप्रेस्ड रेट्स और रेशियो। देखो हम लोग जितने भी डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं वो हम लोग रेशियो और नंबर से पढ़ते हैं। वन ऑफ दीज नंबर्स इज दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर हम लोग अपने जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ते हैं।
ठीक है, जैसे बर्थ रेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट होता क्या है। सबसे पहला नंबर 1 कि बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स में, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 पॉपुलेशन में एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या होता है बर्थ रेट? द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफाइड पीरियड में, ज़रूरी नहीं 1 साल हो, हम 2-3 साल में भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मोस्टली हम लोग 1 साल निकालते हैं, है ना। उस पॉपुलेशन में 1000 में से कितने बच्चे पैदा हुए हैं। अगर 1000 एक्सीड करता है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ही हाई है। अगर 1000 एक्सीड नहीं कर पाता है तो ये नेगेटिव बोलते हैं कि अब अभी हम लोग नेगेटिव में चल रहे हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डेथ रेट। डेथ रेट भी सिमिलर स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स सेम होता है, मतलब कि 1000 पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग की एक पर्टिकुलर पीरियड में डेथ हो रही हो। काफ़ी कंट्रीज़ में क्या होता है, लाइक इंडिया, पीपल को रिपोर्ट करना होता है बर्थ और डेथ वगैरह के बारे में टू देयर एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ में, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह पे आपको रिपोर्ट करना होता है कि हाँ इतनी मेरे यहाँ इतनी डेथ हो रही है, या फिर सेंसस होते हैं तो भी हमें पता चल जाता है। नाउ द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये क्या होता है, मतलब कि कितने नेचुरल इंक्रीजेस हो रहे हैं। नाउ ये क्या है, ये बेसिकली एक डिफरेंस है। जब बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। अगर मान लो एक साल में 1500 बच्चे पैदा हो रहे हैं, या हम लोग 1000 के बीच में निकालते हैं तो मान लो कि 900 हो रहे हैं पैदा, ठीक है, और डेथ रेट तुम्हारी 600 जा रही है, तुम ये कहेंगे कि पॉपुलेशन अभी स्टेबलाइज्ड है, कि जितने लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, तो वो स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन है। अगर आई एम रियली सॉरी अगर 0 हिट करता है तो स्टेबलाइज होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ही हो रही है। अगर ये 0 जाता है तो इसको ये पहुँचेगा अपने रिप्लेसमेंट लेवल पे। अब रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे यानी कि नेगेटिव भी आता है, जैसे मान लो कि 900 पैदा हो रहे हैं तो 910 मर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा, -10 आएगा, तो मतलब कि जितने लोग पैदा नहीं हो रहे उतने लोग मर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल भी ऐसे ही कुछ होता है, यानी कि जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा भी हो रहे हैं, तो ये उतना रिप्लेसमेंट लेवल हो गया। आते हैं फर्टिलिटी रेट्स पे, मतलब कि फर्टिलिटी रेट यानी कि एक वुमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है, मतलब पर 1000 वुमेन में कितने वुमेन अपने चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में, यानी कि जब तक वो फर्टाइल है, बोलते हैं कि 15 से 49 ईयर्स तक फर्टाइल होते हैं, उसके बाद मोनोपॉज होता है, तो उस टाइम के एज में जितनी भी वुमेन फर्टाइल हो रही हैं या फिर बच्चों को जन्म दे रही हैं, हम ये कह सकते हैं, तो वो आती हैं फर्टिलिटी रेट्स पे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि टोटल फर्टिलिटी रेट आता है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन डेटा हाई, मतलब एक हाइपोथेटिकल वुमेन जब तक वो जिंदा है थ्रू आउट देयर एज ग्रुप, वो जब तक जिंदा है तब तक वो कितने बच्चों को पैदा कर रही है, तो ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसको ऐसा बुकिश लैंग्वेज में समझो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में। Total fertility rate refers to the total number of live births that a hypothetical woman would, if she lived through the reproductive age के ऊपर जाती है, and had the average number of babies in each segmental this age group determined by specific fertility। ये क्रूड वाला है, क्रूड मतलब कि ओवरऑल निकाल रहे हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो ओवर एज हो जाती हैं, है ना। फिर आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एक साल के अंदर जो बच्चे हैं, इन्फेंट मतलब बच्चे वो जो 1 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, उनकी पर 1000 बच्चों के हिसाब से, पर एरिया के हिसाब से जितनी डेथ हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंग वही है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ की या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है, कॉम्प्लिकेटेड है, और
या फिर बहुत ही बैकवर्डनेस है या बहुत ही पॉवर्टी है। फिर आता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो कि यानी कि ड्यूरिंग गिविंग अ बर्थ नंबर ऑफ वुमेन हु डाइज इन चाइल्ड बर्थ। जब कोई विमेन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे पर 1000 वुमेन, ठीक है, हम लोग हर चीज़ 1000 के हिसाब से कर रहे हैं, जब कोई वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो पैदा कर रही है उस बच्चे को, उस टाइम पे अगर किसी वुमेन की डेथ होती है तो हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। जो कि अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट दोनों ही कम है तो वो ये दिखाता है कि उस कंट्री कितनी ही बैकवर्ड है, उसके पास टेक्नोलॉजीज अच्छी नहीं है, उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ और एडुकेशन भी अच्छा नहीं है। तो इंडिया में एक टाइम पे मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज़्यादा था, बट अब कंट्रोल में हो चुका है। अगर कोई कंट्री फेस फर्स्ट पे है तो उसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। फिर हम यहाँ बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, मतलब कि एक एस्टिमेटेड, मतलब कि एक पर्सन कितना, एवरेज पर्सन वो कितने सालों तक जी सकता है। तो ये एवरेज निकलता है सबका, तो ये होता है। तो अगर इसको हम लोग पूरे बहुत ही डीपली तो पढ़े नहीं है, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है चीज़ों को। तो इसमें से सेक्स रेशियो, बर्थ रेट है ना, डेथ रेट, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसमें से रिप्लेसमेंट लेवल, ये पढ़ लेना। और ठीक है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये सब। और तो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और हम बात करते हैं अब सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ विमेन है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स में कितनी है, इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितनी है। हिस्टोरिकली पहले जो वर्ल्ड था, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ज़्यादा से ज़्यादा पहले विमेन होती थी। अब देखो ये विमेन के फेवर में दो रीज़न से ही है। पहला, जो गर्ल बेबीज़ हैं वो डिजीज़ से लड़ लेते हैं, यानी जो इन्फेंट होते हैं, अगर गर्ल और बॉय कंपेयर करो, एक लड़के को ले लो, इन्फेंट हैं अगर वो लोग 1 साल के अंदर के हैं, तो उसमें से अगर किसी को डिजीज़ हुई है तो उसकी डेथ होने की चांसेस बॉयज़ की ज़्यादा होती है, फीमेल्स हमेशा ज़्यादा जीती हैं, है ना। तो ये रीज़न होता है कि ये वुमेन के फेवर में भी है कहीं ना कहीं। नाउ द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स। अब एज स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कितने डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लोग हैं। तो अभी मैंने एक बॉक्स दिखाया था, रुको बताती हैं। नाउ द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या मतलब होता है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटेड टू टोटल पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, वो ये दिखाता है। नाउ द एज स्ट्रक्चर चेंजेस एंड, देखो कभी कभी एज जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का लेवल ऑफ डेवलपमेंट और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो रही है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन कितना जी रहा है। मैंने यहाँ पे कहाँ गया, ये एक्सप्लेन किया था, सॉरी, है ना। पहले अगर डेवलपमेंट नहीं होती थी, पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, या कोई ना कोई डिजीज़ की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से लाइफ स्पैन बहुत कम होता था। यानी कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी पहले 45 साल, अब 75 ईयर्स हो गई, 72 ईयर्स है ना। ये होते हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग के पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हमारे पास हाउसिंग सिस्टम अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है हमारे पास। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो रही है, मोर्टालिटी रेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एज स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। फिर अब हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, अब देखो डिपेंडेंसी रेशियो अगर आप यहाँ समझ लेते हो, अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट देखो, हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लिंक्ड है। इन सब की बात अगर हटा के करो, इस पेज से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे लिंक्ड हैं, ठीक है। फर्टिलिटी रेट समझ लो, क्यों कम हो रहा है उसकी रीज़न समझ लो, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है उसका रीज़न समझ लो, मल्थ्यूजियन थ्योरी को एक बार अच्छे समझ लो, सॉरी हाँ, मल्थ्यूजियन थ्योरी समझ लो अच्छे से,
और जो आप आपने अभी एक रिसेंटली थ्योरी पढ़ी जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज़ को अपने हर एक कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करो, सोचो कैसे हो रहा है, तो उसके पीछे आपको रीजंस पता चलेंगे। पहले क्या करना है, मैंने हमेशा कहा है कि पहले एनसीईआरटी रीड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड एनसीईआरटीज़। उसके बाद कोई लेक्चर वीडियो देख लो, लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप खुद से पढ़ो, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको समझ में भी, आपको याद होने लगता है चीज़ें। फिर अब दोबारा तिबारा रिवीजन होगा, आप नोट्स को देख के रिवीजन करो तो आपको समझ में आता है हाँ चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड है। अभी समझ में नहीं आएगा, मे बी आफ्टर 4 to 5 टाइम्स ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी आपको चीज़ें बहुत ही इंटरकनेक्टेड लगेगी। तो मैंने कम से कम इसको 5 से 6 बार पढ़ा था। हाँ तो देखो डिपेंडेंसी रेशियो, हाँ देखो ये एक टॉपिक है एज स्ट्रक्चर, ये इससे रिलेट करता है तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो समझोगे तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ पा रहे हो तो आप यहाँ समझ जाओगे कि क्या होता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए कि हाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, उसके लिए आपको वो टॉपिक और ये पूरा समझना पड़ेगा। दोनों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना होगा, ना कि अलग अलग। मैंने ऐसे ही कुछ किया था तो मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं। हाँ डिपेंडेंसी रेशियो देखो मतलब कि कौन कितनी वर्किंग पॉपुलेशन कौन कितनी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है लोगों पे। देखो डिपेंडेंट की वो लोग होते हैं, देखो 15 से 64 ईयर्स के बीच में वर्किंग क्लास होती है। आप 15 ईयर्स के जो नीचे हैं और 64 ईयर्स के ऊपर हैं, क्योंकि 64 बहुत ओल्ड है और 15 के ऊपर 16 से बहुत यंग होते हैं जिससे वो काम कर सकते हैं। तो 15 ईयर्स के पहले की पॉपुलेशन 64 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन को हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो में ऐड करते हैं। और या फिर ऐसे पर्सन जो बहुत ही डिपेंडेंट है, इनको भी हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो में ऐड करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो बहुत बढ़ रहा है कंट्री में, जो कि एक प्रॉब्लम की दिक्कत है हमारे कंट्री में। जैसे देखो सिंपल सी बात है, इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा एवरेज पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्रिएट करता है। हम आगे समझेंगे क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। राइजिंग, अगर लोग ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, मतलब देखो हमने क्या पढ़ा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, कौन कितना जी रहा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 75 है, ठीक है। 64 ईयर्स हम मान रहे हैं कि भाई लोग इतना काम करेंगे। अब जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो बढ़ेगा, और डिपेंडेंसी रेशियो अगर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, इकॉनमी में हिट करेगा, क्योंकि जो डिपेंड होने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होंगे और जो वर्किंग क्लास है वो कम हो जाएगी, ये बात है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको ग्रैब करें, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। बट इंडिया क्या कर रहा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। अगले जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है वो यही हमें एक्सप्लेन करता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो यही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है, इट कैन बी ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू लार्जर पोर्शन ऑफ वर्कर्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हैं नॉन वर्कर्स से। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चीज़ों को समझा है। बस ये है कि देखो पढ़ने को कोई भी पढ़ लेगा, समझ लेगा, बट द थिंग इज़ हियर कि यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग। आप क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को, क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो। काफ़ी सारे थ्योरीज है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने डेमोग्राफी वगैरह पढ़ा ली, सोशल डेमोग्राफी, इनफॉर्मल डेमोग्राफी, फॉर्मल डेमोग्राफी का डिफरेंस, इवन बहुत कुछ समझ लिया हम लोगों ने। क्या इवन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी समझा है ना। मल्थीजन थ्योरी समझ लिया हम लोगों ने पूरा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझ लिया। फिर हम लोगों ने कॉमन कॉन्सेप्ट समझ लिया। बस ट्राई ये चीज़ करना कि आप लोग
चीज़ों को कनेक्ट करो, ठीक है। साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, ये बहुत ईजी टॉपिक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। बट देखो, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे रीज़न, अगर वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स खुद बनानी ही बनानी है, देन वो कवर होगा। एंड एज स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।